नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 6। पाठ का नाम है जासूस जमील। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसका सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 5 नदी यहाँ पर पाठ के सरलार्थ, सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 6 जासूस जमील। नाम तो उसका जमील था, पर जमील को जानने वाले उसे जासूस जमील कहते थे। जमील था भी जासूस किस्म का लड़का। उसके स्वभाव में शक करना, सांस लेने और खाना खाने जैसा था। वह किसी पर भी किसी भी तरह का शक कर सकता था। जासूस जमील किसी को भी सीधे नहीं देखता था। वह शरीर को खास तरह से टेढ़ा करता और चेहरे को दाएं या बाएं घुमाकर तिरछी नज़र से देखता, भले ही देखी जा रही चीज़ पत्थर हो या इंसान। जमील के बाल हमेशा माथे पर बिखरे रहते। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखने को असरदार बनाती थीं। खिसकती ढीली पतलून को वह कमर पर खास तरह से झटका कर देकर बार बार ऊपर करता था। जमील के जासूसी कारनामों की नई वजह उसकी अपनी बकरी कल्लो थी। हुआ यह था कि कल्लो पिछले 2-3 सप्ताह से कम दूध दे रही थी। जमील को शक था कि कोई चोरी से कल्लो का दूध निकाल रहा है। जमील के शक की सुई नंदू पर थी। नंदू जमील का हमरुम और पड़ोसी था। शक का कारण यह था कि नंदू पहले से अधिक तंदुरुस्त हो गया था। जमील को लग रहा था कि नंदू बकरी का दूध पीने की वजह से तंदुरुस्त हुआ है। जमील को भूख सताने लगी, पर जासूसी के इस महान काम के लिए भूख और प्यास का बलिदान तो करना ही था। जब भी जमील और नंदू का आमना सामना होता, जमील नंदू को चेहरा घुमाकर तिरछी नज़र से देखता, मानो कह रहा हो, मुझे पता है बच्चू, बकरी का दूध कौन पीता है। जमील को हैरानी होती कि नंदू पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। इसलिए जमील ने तय किया कि नंदू का पीछा किया जाए। उसने नंदू का पीछा किया। उसे आधे गांव का चक्कर लगाना पड़ा, पर नंदू के पीछे पीछे उसके खेत तक भी जाना पड़ा। फिर जमील ने बकरियों पर नज़र रखने का फैसला किया। इसलिए अब्बू जैसे ही बकरियां लेकर निकले, जमील उनके पीछे हो लिया। जमील के अब्बू जंगल पहुंचकर एक पीपल के नीचे बैठ गए। जमील पास के आम की आड़ में छिपकर बकरियों की निगरानी करने लगा। कुछ देर बाद ही उसे प्यास लगने लगी। दोपहर में अब्बू ने कपड़े की पोटली से खाना निकाला और खाने लगे। यह देखकर जमील को भी भूख सताने लगी, पर जासूसी के इस महान काम के लिए भूख और प्यास का बलिदान तो करना ही था। खाना खाकर अब्बू ने पेड़ की छांव में अंगोछा बिछाया और सो गया। यह देखकर जासूस जमील ने सोचा, तो यह बात है। अब्बू रोज सो जाते हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर नंदू बकरी का दूध निकाल लेता है। यानी अब नंदू हाथ में लोटा लिए यहाँ आता ही होगा। जमील अब बेसब्री से नंदू के आने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच पीपल से बंदर के 4-5 बच्चे नीचे उतरे और बकरियों के आसपास उछलने कूदने लगे। बकरियों पर बंदरों के आने का कोई असर नहीं पड़ा। लगता था बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई हैं। बंदर का एक बच्चा जमील की बकरी कल्लो के पास गया और उसका दूध पीने लगा। बंदर का बच्चा जब दूध पीता रहा, तब तक कल्लो अपनी जगह चुपचाप खड़ी रही। जमील ने जब यह सब देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अच्छा, तो ये मामला है, दूध बंदर के बच्चे पी जाते हैं। फिर जमील ने शरीर को खास तरह से टेढ़ा किया और अपने ही कंधे को तिरछी नज़र से देखते हुए बुदबुदाया, पता करना पड़ेगा कि बंदर के बच्चे को बकरी का दूध पीना किसने सिखाया। इसके लेखक हैं चंदन यादव। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम सरलाट करेंगे। अंगोछा, अंगोछे का अर्थ होता है शरीर पोंछने का वस्त्र। असरदार, इसका अर्थ है प्रभावी। कारनामा, इसका अर्थ है कर्तव्य। निगरानी, इसका अर्थ है देख रेख। तंदुरुस्त, इसका अर्थ है स्वस्थ। बुदबुदाना, मुंह ही मुंह में बोलना। स्वाभाविक, कुदरती। हमउम्र, समान उम्र के।
ये इस पाठ का सार है। अगर आप सार करना चाहते हैं तो इसमें से देखकर कर सकते हैं, वीडियो को रोक के, और आप सार यहाँ से लिख सकते हैं। अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे पाठ से। पहला प्रश्न है, कै लोग जमील को किस नाम से पुकारते थे और क्यों? इसका उत्तर है, लोग जमील को जासूस जमील के नाम से पुकारते थे क्योंकि वह स्वभाव से शक्की था और किसी पर किसी तरह का शक कर सकता था। प्रश्न है, जासूस जमील किसी को भी सीधे नहीं देखता था। यहाँ पर सीधे नहीं देखने से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, यहाँ पर सीधे नहीं देखने का मतलब यह है कि वह सबको शक की निगाह से देखता है, किसी पर विश्वास नहीं करता तथा सब पर शक करता है। प्रश्न ग, जमील नंदू के आने का बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहा था? उत्तर है, जमील नंदू के आने का बेसब्री से इंतजार इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे शक था कि नंदू उसकी कल्लो बकरी का दूध पी जाता है। प्रश्न है, दूध चोर को ढूंढने के लिए जमील को क्या क्या करना पड़ा? इसका उत्तर है, दूध चोर को ढूंढने के लिए जमील को भूखा प्यासा रहना पड़ा। उसे नंदू के पीछे छिपते हुए उसके खेत तक जाना पड़ा, पीपल के पीछे छिपकर बकरियों की निगरानी करनी पड़ी और बंदर के बच्चे को बकरी का दूध पीते हुए देखना पड़ा। अब है आपकी बात। क्या प्रश्न, बकरी का दूध पीने पर जमील अपने दोस्त पर शक करता था। आप अपने दोस्त पर कब कब शक करते हैं? इसका उत्तर है, मैं अपने दोस्त पर कभी भी शक नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा दोस्त सदा मुझे यही सलाह देता है कि सुख दुख में मेरा साथ देता है। नंबर है, जमील के पास एक बकरी थी जिसे वह कल्लो के नाम से बुलाता था। आप अपने पालतू पशुओं को किन किन नामों से बुलाते हैं? इसका उत्तर है, हमारे घर में एक गाय है जिसे हम नंदिनी के नाम से बुलाते हैं। हमने एक कुत्ता भी पाला हुआ है जिसका नाम मोती है। अब आगे है पाठ से आगे। जमील नंदू पर शक करता था लेकिन नंदू पर इसका कोई असर नहीं था। सोचो ऐसा क्यों? उत्तर है, नंदू पर इसका इसलिए कोई असर नहीं होता था क्योंकि वह कोई बुरा काम नहीं कर रहा था। जमील को उस पर कल्लो बकरी का दूध पीने का शक था परंतु नंदू ने ऐसा कुछ नहीं किया था। प्रश्न है, बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई हैं, इसका क्या कारण रहा होगा? इसका उत्तर है, इसका यह कारण रहा होगा कि बंदर और बकरियां प्रतिदिन एक ही स्थान पर मिलकर उछल कूद करते रहते हैं और साथ साथ रहते हैं। बंदर पीपल के पेड़ पर तथा बकरियां नीचे चरती रहती हैं। प्रश्न ग, बंदर के बच्चे को बकरी का दूध पीना किसने सिखाया होगा? सोचकर बताएं। उत्तर है, बंदर के बच्चे ने बकरी के बच्चे को बकरी का दूध पीते हुए देखा होगा इसलिए वह भी बकरी का दूध पीने लगा होगा। आगे है भाषा की बात। कै जमील सबको तिरछी नज़र से देखता है। आगे है, जमील सबको तिरछी नज़र से देखता है। जमील सबको तिरछी नज़र से देखेगा। यहाँ पहले वाक्य में क्रिया हो रही है वर्तमान काल, दूसरे वाक्य में क्रिया हो चुकी है भूतकाल और तीसरे वाक्य में क्रिया भविष्यत काल में होगी। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार क्रिया को बदलकर लिखें। तो यहाँ हम बदलेंगे। पहला है पढ़ना, तो पढ़ना, मोहन पुस्तक पढ़ता है वर्तमान काल। भूतकाल में मोहन ने पुस्तक पढ़ी, भविष्यत काल में मोहन पुस्तक पढ़ेगा। लिखना, राधा पत्र लिखती है, राधा ने पत्र लिखा और राधा पत्र लिखेगी। खेलना, वर्तमान काल है रजत खेलता है, भूतकाल में रजत खेलता था और भविष्यत काल में रजत खेलेगा। खाना, वर्तमान काल में नरेंद्र खाना खाता है, भूतकाल में नरेंद्र ने खाना खाया, भविष्यत काल में नरेंद्र खाना खाएगा। आगे है गाना, वर्तमान काल सुधा गाना गाती है, भूतकाल सुधा ने गाना गाया, भविष्यत काल सुधा गाना गाएगी। खैर, अब्बू ने कपड़े की पोटली से खाना निकाला। इस वाक्य में कपड़े और पोटली का परस्पर संबंध है। इसी प्रकार नीचे शब्दों का संबंध किससे है?
घास की गठरी लिखेंगे। बच्चों की टोली या बच्चों का झुंड। लकड़ियों का गट्ठर, अनाज का बोरा या अनाज की बोरी, रुपयों की थैली, कागजों का दस्ता, मिठाई का थाल, मेले की भीड़, अंगूर का गुच्छा, तारों का समूह। अब यहाँ पर है तद्भव व तत्सम शब्द। तद्भव शब्द है फूल, तत्सम बनेगा इसका पुष्प, पानी इसका बनेगा जल, आम का बनेगा आम्र, दूध का बनेगा दुग्ध और लड़के का बनेगा कन्या। घ जमील की बड़ी आंखें देखने को बड़ी असरदार बनाती थीं। इस वाक्य में असरदार शब्द असर जमा दार के योग से बना है। ऐसे ही दार जोड़कर कुछ और शब्द बनाएं। तो कर्ज कर्जदार, इज्जत इज्जतदार, वफा वफादार, हवा हवादार, दुकान दुकानदार, कांटे कांटेदार, खबर खबरदार, घुमाव घुमावदार। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो उलट पुलट हो गए हैं, उन्हें सही रूप में लिखें। जैसे डोपसी इसका बनेगा पड़ोसी, सी सूजा का बनेगा जासूसी, री रस का बनेगा शरीर, विकता का बनेगा कविता, मार काना इसका बनेगा कारनामा, नवनन इसका बनेगा नमन, पलपी इसका बनेगा पीपल, बनदाली इसका बनेगा बलिदान, यदाफा इसका बनेगा फायदा, पचा पचू इसका बनेगा चुपचाप, निरागनी इसका बनेगा निगरानी। जय जमील नंदू को सीधा नहीं देखता था, वह शरीर को खास तरह से टेढ़ा करता और चेहरे को दाएं या बाएं तिरछा देखता। इस वाक्य में टेढ़ा शब्द का समानार्थी तिरछा व विपरीत सीधा है, तो लिखें शब्द समानार्थी और विपरीत। टेढ़ा का समानार्थी होगा तिरछा और विपरीत होगा सीधा। राजा का समानार्थी होगा सम्राट और विपरीत होगा रंक। गरीब का समानार्थी होगा दरिद्र और विपरीत होगा अमीर। आकाश का होगा समानार्थी गगन, विपरीत होगा धरती। दिन का समानार्थी होगा दिवस और विपरीत होगा रात। अंधकार का समानार्थी अंधकार, अंधेरा और विपरीत होगा प्रकाश। अब यहाँ पर कविता एक पाठ दिया गया है, भाई बहन का प्यार। तो कुछ और पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सावन का महीना, रिमझिम पड़ती फुहार, इन फुहारों के बीच पेड़ों पर झूला डालकर महिलाएं झूल रही थीं। उसी पेड़ की फुनगी पर झूला झूलती हुई मैना सावन का गीत गुनगुना रही थी। आई री सासड़ सावन तीज, हेरी सावन तीज, हमने तो भेजे मारे बाप के जी। गाते गाते मैना अचानक दुखी हो गई। वह मन ही मन में सोचने लगी, काश मेरा भी कोई भाई होता जो मेरा लणिहार बनकर आता और मुझे मायके ले जाता। इसी बीच उसे एक मोर दिखाई दिया। उसे लगा मानो यह मोर उसके मायके से आया है। वह गाने लगी, आया रीमा मेरी पीहर का मोर, हेरी पीहर का मोर, चुग चुग चाबे पीसणा जी। कह दे रे मोर पीहर की बात, हेरे पीहर की बात, केरे करे थी मेरी माए जी। मोर मैना के दुख को जानकर दुखी हो गया। वह भी अपने जीवन में बहन की कमी को महसूस कर रहा था। वह मैना से बोला, हे बहन उदास मत हो, आज से मुझे अपना भाई समझ। मैं वचन देता हूँ कि मैं भाई के सभी कर्तव्य भली भांति निभाऊंगा। भाई का प्यार पाकर मैना बहुत खुश हुई। सावन का महीना बीत गया। मोर ने पीपल के एक पेड़ पर अपने रहने का ठिकाना बनाया। इस शुभ अवसर पर मोर ने अपनी बहन मैना को बुलाया। मैना फुरफुर करती हुई अपने भाई के घर आई। उसने घर को बंधनवार से सजाया और अपने भाई व भाभी के लिए मंगल कामना की। घर तेरा होवे मंगलकारी, गूंजे बच्चों की किलकारी। मोर मोरनी अपने नए घर में खुशी से रहने लगे। कुछ समय बाद मैना की मंगल कामना फलीभूत हुई। मोर के घर सुंदर सी बिटिया ने जन्म लिया। जब मैना ने यह सुना तो वह फूली न समाई। वह फुरफुर करती हुई अपने भाई के घर आई तथा अपनी नवजात भतीजी को काजल लगाते हुए गाने लगी, दुनिया नज़र लगावे मेरी गुड़िया को, बुआ काजल लगावे मेरी गुड़िया को। मैना ने अपनी भतीजी के लिए झुंझुना, पालना, लोरी आदि के गीत गाए। मोरनी अपनी ननद के इस गीत को सुनकर मुस्कुराई। मोर ने अपनी बहन को अनेक उपहार देकर विदा किया।
कुछ समय बाद मैना भी अपनी बेटी के विवाह की तैयारी में लग गई। वह अपने पति के साथ मोर के घर भात नोतने गई। मोरनी ने तरह तरह के पकवान बनाकर मैना और उसके पति को भोजन कराया। गेहूं, चने और जौ की रोटी, दाल से चौलाई की, फली गवार की कचरी खाओ, डाकल सरसम राई की, देसी घी बथुए की रोटी तय खातर करूं जमाई की, कड़ी बाजरे की मस्जस कट गए भुज्जी से सिरियाई की। भात नौत अपने घर पहुंच मैना विवाह की तैयारियों में जुट गई। विवाह के दिन मोर भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भात भरने के लिए बहन के घर आ पहुंचा। मैना फुदक फुदक कर गाने लगी, गलियारा बुहार आई है कि भाई भाभी आवेंगे, मेरा चुंडा मटके है कि चूंदड़ी लावेंगे। मोर ने ऐसा भात भरा कि विवाह में 4 चांद लग गए। सभी मोर की प्रशंसा कर रहे थे। मैना ने अपने भाई, भतीजी, भाभी के लिए सुंदर सुंदर उपहार दिए तथा उन्हें विदा करते हुए बोली, ईश्वर करे हमारा भाई बहन का प्यार सदा ऐसे ही बना रहे। ये एक लोक कथा है। अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, जासूस जमील पाठ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क राम नरेश त्रिपाठी, ख स्वयं प्रकाश, घ डॉक्टर श्री प्रसाद, घ चंदन यादव। इसका सही उत्तर है घ चंदन यादव। प्रश्न 2, जमील किस नाम से जाना जाता था? क जमील लड़का, ख जासूस जमील, घ छोटा जमील, घ तिरछा जमील। इसका सही उत्तर है ख जासूस जमील। प्रश्न 3, तिरछी नज़र से देखना से क्या अभिप्राय है? क मुंह मोड़ कर देखना, ख शक करना, ख गर्दन घुमा कर देखना, ख भेंगा होना। इसका सही उत्तर है ख शक करना। प्रश्न 4, जमील की बकरी का क्या नाम था? क बिल्लो, ख काली, ग कल्लो, घ नील्लो। इसका सही उत्तर है ग कल्लो। प्रश्न 5, जमील के पड़ोसी का क्या नाम था? क नंदू, ख बंधु, ग कल्लो, घ अत्थू। इसका सही उत्तर है क नंदू। प्रश्न 6, जमील को नंदू पर किस बात का शक था? क उसकी बकरी ज़्यादा दूध देने लगी थी, ख उसकी बकरी बंदरों के साथ रहती थी, ग नंदू ने उसकी बकरी चोरी कर ली थी, घ उसकी बकरी 2-3 सप्ताह से कम दूध दे रही थी। इसका सही उत्तर है घ। प्रश्न 7, जिस प्रकार अंगूरों का गुच्छा होता है, मिठाइयों का टोकरा होता है, उसी प्रकार लकड़ियों का गट्ठर होता है तथा तारों का क्या होता है? क मेला, ख टोकरा, ग आकाश, घ समूह। इसका सही उत्तर है घ समूह। प्रश्न 8, इनमें से कौन दूध देने वाला जानवर नहीं है? क गाय, ख भैंस, ग बकरी, घ बंदर। इसका सही उत्तर है घ बंदर। प्रश्न 9, आदि शब्द का अर्थ है शौक, परंतु समान ध्वनि वाले शब्द आदि का अर्थ है क आधा, ख अधिक, ग शुरू, घ अंत। इसका सही उत्तर है ग शुरू। प्रश्न 10, अब्बू ने पेड़ की छांव में अंगोछा बिछाया। वाक्य में प्रयुक्त अब्बू शब्द का समानार्थी है क अब, ख अभी, घ पिता, घ बबलू। इसका सही उत्तर है ग पिता। प्रश्न 11, पाठ में प्रयुक्त शब्द बुदबुदाया का अर्थ है क बदबू आना, ख मन ही मन बोलना, घ दबना, घ दबाना। इसका सही उत्तर है ख मन ही मन बोलना। प्रश्न 12, पेड़ की छांव में सो गया। पेड़ों से हमें छांव के अतिरिक्त निम्न में से क्या नहीं मिलता? क लकड़ी, ख फूल, घ फल, घ पानी। इसका सही उत्तर है घ पानी। प्रश्न 13, जमील बकरियों पर नजर रखने के लिए अपने अब्बू के पीछे पीछे गया। क खेत में, ख जंगल में, घ गांव में, घ शहर में। इसका सही उत्तर है ख जंगल में। प्रश्न 14, जमील ने जासूसी के महान काम के लिए चीज का बलिदान दिया। क बकरियों का, ख नंदू का, घ दूध का, घ भूख और प्यास का। इसका सही उत्तर है घ भूख और प्यास का। प्रश्न 14, कल्लों का दूध कौन पी जाता था? क अब्बू, ख बंदर का बच्चा, घ नंदू, घ पड़ोसी। उत्तर है ख बंदर का बच्चा। प्रश्न 16, बकरी कौन सा जानवर है? क दूध देने वाला, ख बोझा ढोने वाला, घ चमड़ा देने वाला, घ ऊन देने वाला। इसका सही उत्तर है क दूध देने वाला। प्रश्न 17, नंदू हाथ में लोटा लिए यहाँ आता ही होगा। इस वाक्य में कौन सा काल है? क भूतकाल, ख वर्तमान काल, घ भविष्यत काल, घ आदिकाल। इसका सही उत्तर है घ भविष्यत काल। प्रश्न 18, बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई थीं। इसका कारण था क बंदर रोज बकरियों का दूध पीते थे, ख वे सब इकट्ठे रहते थे, गे वे सब खूब झगड़ते थे, घ बंदर बकरियों को तंग करते थे। इसका सही उत्तर है क।
प्रश्न 19, जासूस जमील पाठ के लेखक कौन है? क स्वयं प्रकाश, ख चंदन यादव, ग प्रेमचंद, घ सूरदास। इसका सही उत्तर है ख चंदन यादव। यहाँ पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 7 गांधी जी महान कैसे बने पाठ को पढ़ाऊंगी। इसका सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।